हेलो वियर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा फैलेसीज इन कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रपोजिशन को जब हमने देखा था, जो कि हम ज़्यादातर सवालों में भी देखते हैं, कि हम इसे एनालिटिकल मेथड से तब सॉल्व कर पाते हैं जब हमें इस टेबल के बारे में पता हो। जब मैंने आपको ये बताया था तो मैंने बताया था कि हमारे पास जब दो प्रोपोजिशन होंगी वो मिडिल टर्म अलाइंड होने चाहिए, और जब ऐसा कुछ हो जाएगा तब हम इस पर्टिकुलर वैलिड सिलोगिज्म्स का इस्तेमाल करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। पर ये नहीं बताया कि ये मेथड आया कहाँ से। इसके पीछे थोड़ी सी लंबी कहानी है जो आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या तरीके हैं या कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से हमें वैलिडिटी ऑफ सिलोगिज्म्स पता चलती है, और वो कौन से रूल्स के वायोलेशन पर कौन सी फैलेसी हमारे सामने आएगी वो भी हम देखेंगे। हमें पता है फैलेसीज दो प्रकार की होती हैं, फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। इनफॉर्मल फैलेसीज के सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। आप जब देखोगे कि किसी आर्ग्यूमेंट का इंटेंट या कंटेंट हम देख के पता करते हैं फैलेसी को, तो उसको इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। और जब उसका सिर्फ स्ट्रक्चर या आर्ग्यूमेंट फॉर्म हम देख के बता सकते हैं कि वो फैलेशियस है, तो वो फॉर्मल फैलेसीज होती हैं। और आज हम देखेंगे कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स में कौन कौन सी फैलेसीज होती हैं। पहली फैलेसी मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आप देखोगे तो ये फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। और ये कहाँ से आती है? ये एक पर्टिकुलर रूल से आती है, और वो रूल क्या है वो ये लिखा हुआ है। मैंने लिखा है रूल नंबर 1 दैट द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस। यानी किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में जो मिडिल टर्म होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एटलीस्ट वंस। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती? मैंने आपको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में दो बातें बताई थी, क्वालिटी और क्वांटिटी। एक ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वांटिटी क्या है? इसकी क्वांटिटी है यूनिवर्सल। ठीक है, ये यूनिवर्सल के लिए वैलिड है। यहाँ ऑल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव भी है, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पता होनी चाहिए, यानी कि ये यूनिवर्सल पॉजिटिव एक स्टेटमेंट हुआ। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हम आज समझेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम इस फैलेसी को नहीं समझ सकते हैं। आपने अक्सर सवालों में देखा होगा, जैसे लास्ट ईयर मैंने सीसैट का पेपर देखा था यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी सवाल आया था कि एक कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन दिया था और उसका जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने पूछा जो कि क्या इसमें फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल है, और दूसरा पूछा फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, तीसरा पूछा फैलेसी ऑफ डिवीजन, और चौथा था नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। अब अगर आपको ये पता है कि ये कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है तो इसमें इनफॉर्मल फैलेसी हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए कॉम्पोजिशन डिवीजन तो गया, यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हम इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि ये अगर एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है और ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एक फॉर्मल फैलेसी होगी। अब वहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ था ये फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ये रूल क्या है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए आज थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं पहले आपको बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो पहले मैं इसको यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, फिर मैं डिस्कस करूँगा इस फैलेसी को। बहुत ही आसान है समझने के लिए, प्लस नेक्स्ट फैलेसी भी आप बहुत आसानी से समझ पाओगे अगर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी थी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन भी एक एट्रीब्यूट होगा। और ये चारों के लिए आप देखोगे, ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन के लिए भी देखोगे, ई टाइप ऑफ प्रोपोजिशन के लिए भी देखोगे, आई के लिए भी देखोगे और ओ के लिए भी देखोगे। ठीक है, ये चारों तरीके की प्रोपोजिशन का डिस्ट्रीब्यूशन हम समझेंगे। जब मैं बोलता हूँ एक ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिलहाल, ऑल टाइगर्स आर मैमल्स। आप देखोगे जब मैं यहाँ पर टाइगर्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो प्रोपोजिशन है ये हमें टाइगर्स के बारे में सब कुछ बता रही है। ये हमें कह रही है कि जितने भी टाइगर्स हैं, यानी कि जितने भी इस पर्टिकुलर क्लास में आएंगे मेंबर्स, वो सारे के सारे मैमल्स होंगे। यानी कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बारे में क्लियरली बताया गया है। ठीक है, हमें पता है ये जो सब्जेक्ट है, अगर ये मेरा सब्जेक्ट था ऑल एज बी में, तो ये यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके बारे में मुझे ये ना पता हो, ये बता ना रहा हो। ठीक है, यहाँ सारे के सारे टर्म्स के बारे में ये बात हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। यानी ए हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि टाइगर्स जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है, यानी कि एक ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन में सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को? और अगर हम यहाँ पर मैमल्स की तरफ देखें, ठीक है, अगर मैमल्स की तरफ अगर आप देखो तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे? यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स के बारे में हम सब कुछ कह सकते हैं। क्या ये प्रपोजिशन हमें बी के बारे में कुछ बता रही है? हमें बी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बी कहाँ था, कहाँ से आ रहा था, पर ए के बारे में हमें सब कुछ पता है। हमें पता है कि ए पूरी की तरह बी के अंदर समाया हुआ है और वो ये प्रपोजिशन बताती है। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। अब देखते हैं ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन। अब एक ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन अगर हम लेंगे, सपोज करो नो ए इज़ बी मैंने लिया, तो मुझे पता है उसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि ये ए है और बी है, यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है। यानी कि यहाँ पर दोनों के बारे में मुझे पता है, ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में है। ये मुझे प्रपोजिशन बताती है, नो ए इज़ बी मुझे बताता है कि ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं होगा और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होगा। इसलिए दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट भी एंड प्रेडिकेट भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। आप समझ सकते हो इस बात को? हमें नो ए एस बी में ये पूरी तरीके से पता होता है, 101% पता होता है कि ए भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और बी भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे ही एक आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम होता है। अगर सम ए इज बी बोला मैंने, सम ए इज बी बोला है, तो यानी कि ए के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी भी हैं और बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए भी हैं। और बाकी एलिमेंट्स के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या? मुझे नहीं पता बाकी एलिमेंट्स बी हैं नहीं हैं, यानी कि वो सबके लिए वो कॉमन नहीं है। ये बात सबके लिए कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइदर ए और बी, मतलब दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। एक आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन में ए और बी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। एक ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन में सिर्फ आप देखोगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और एक ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन में सिर्फ सब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और क्या एक ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन में क्या होता है? ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन में थोड़ी सी स्पेशल बात होती है। हमें पता है कि ये होता है सम ए इज नॉट बी, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट है ए का जो बी में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कोई एक एलिमेंट है ए का जो बी में नहीं आने वाला। आप समझ सकते हो इस बात को? तो क्या बी के बारे में मुझे सारी बातें पता है इस पर्टिकुलर प्रपोजिशन से? जी हाँ, मुझे पता है कि बी के एलिमेंट जितने भी हैं वो कम से कम ये तो कन्फर्म है कि ए से सेफ है, पर ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी नहीं है, तो यहाँ पर बी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सिर्फ बी, ओनली बी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओनली बी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यानी कि ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक आई टाइप ऑफ प्रपोजिशन में नो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ए और बी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, और एक ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन में सिर्फ प्रेडिकेट ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओनली प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस फैलेसी को समझ पाओगे। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। हमें पता चल चुकी है ये बात, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फैलेसी पे बहुत तेजी से। फैलेसी कहती है कि द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो क्या मैमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर? जी नहीं, मैमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि ए टाइप में सिर्फ सब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो टाइगर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। और क्या मैमल्स सेकंड में भी आते हैं? तो क्या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एलिफेंट्स आप देखोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, यानी कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। और इस तरीके के आर्ग्यूमेंट में हमें कंक्लूजन भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि मैमल्स यानी कि मिडिल टर्म यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों ही स्टेटमेंट्स में। इसीलिए बोलते हैं इसको फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, यानी कि एक वैलिड सिलोगिज्म में द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वन, ये एक सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए। अगर मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी हमारे पर्टिकुलर प्रपोजिशन में वैलिडिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर ये नहीं हुआ, ये रूल नहीं चला पाए आप, तो आपने कमिट कर दी ये फैलेसी।
आई होप आप इस बात को समझ पाए हों। इसी के बेसिस पर हम करेंगे नेक्स्ट रूल और नेक्स्ट फैलेसी, जिसको नाम है इलिसिट मेजर एंड इलिसिट माइनर। तो देखो आप नेक्स्ट स्लाइड। तो हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर एंड इलिसिट माइनर। अब इसका क्या मतलब होता है, ये भी एक रूल से गवर्न होती है, और रूल मैंने यहाँ लिख दिया है, रूल आप पढ़ लीजिए पहले। मैंने लिखा है दैट इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रीमाइस। यानी कि किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में जो कि वैलिड होगी तो एक चीज़ और होगी, वो ये होगी कि अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कंक्लूजन में तो वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर है। अब हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर उस चीज़ को, और ये बताएंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर टर्म अपने कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे प्रीमाइस में भी होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल से। मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑल हॉर्सेज आर एनिमल्स, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा एग्जाम्पल लिया है सम डॉग्स आर नॉट हॉर्सेज, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। और इन दोनों का कंक्लूजन लिखा है सम डॉग्स आर नॉट एनिमल्स। ठीक है, क्या ये वैलिड सिलोगिज्म है? तो चलिए देखते हैं। अब मैंने बोला है कि जो टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो प्रीमाइस में भी होना चाहिए। तो क्या ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन के बारे में मुझे पता है कि ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में, ये एक ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन है, सम डॉग्स आर नॉट एनिमल्स। ओ टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में जो प्रेडिकेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पर एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस कंक्लूजन में। अब एनिमल्स यहाँ कहाँ ऊपर आ रहे हैं? इस प्रोपोजिशन में आ रहे हैं। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक ए टाइप ऑफ प्रोपोजिशन में सिर्फ सब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और यहाँ पर प्रेडिकेट। तो क्या एनिमल्स यहाँ सब्जेक्ट हैं? नहीं, यहाँ हॉर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉर्सेस जो कि सब्जेक्ट हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं, लेकिन एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि अगर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब कि पर्टिकुलर वैलिड नहीं होगा, ये पर्टिकुलर सिलोगिज्म ये इनवैलिड हो जाएगा, और वहाँ पर होगा फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। क्यों? क्योंकि मेजर टर्म यहाँ पर जो था वो एनिमल्स था। इसके पीछे भी अगर आपको देखना हो कि मेजर और माइनर टर्म कौन से होते हैं तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के आप पर्टिकुलर वीडियो देखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, जहां आपको पता चल जाएगा कि मेजर या माइनर टर्म्स क्या होते हैं। एक कंक्लूजन में ये मेजर टर्म था और ये इलिसिट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था पर यहाँ नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऐसे ही अगर माइनर टर्म आप देखोगे किसी किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन में, अगर माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा यहाँ और ऊपर प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आई होप। मेजर या माइनर यानी कि कोई भी टर्म, या तो वो मेजर हो या वो माइनर हो, कोई भी टर्म अगर वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यानी कि वो फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर या माइनर टर्म होगी। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, नेक्स्ट रूल हम देखेंगे। गो अहेड।